बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, ये कहने में अब कोई हर्ज नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है कि हुकूमत हर शोबे में नाकाम नहीं, मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। जिस शोबे को उठाएं नाकामी की दास्तानें रकम की हुई हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुकम्मल चार्जशीट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कहते थे कि जी सस्ते आटे की फरामी के लिए अगर उन्हें अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो उससे भी दरेग नहीं करेंगे। उन्हें सिर्फ इतना बताना था कि 2 वक्त की रोटी के हसूल के लिए आवाम अपने कपड़े बेचने तक पहुँच चुके हैं। मुल्क की तारीख़ में पहली बार ये एजाज़ नून लीग की सरकार को हासिल हो रहा है कि गंदम की फसल को आए अभी 2 माह भी नहीं हुए कि गंदम और आटे की फरामी में मुश्किलात सामने आने लगी हैं। किसान से 3000 मन पर ख़रीदी जाने वाली गंदम अब 4500 रुपये में भी मिलना मुश्किल है, 4500 रुपये में भी मिलना मुश्किल है। सिर्फ 1 साल के अंदर पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1250 रुपये महंगा हो गया। लाहौर और दूसरे शहरों में सरकारी कीमत यानी 14 रुपये में रोटी कहीं भी दस्तयाब नहीं है। अक्सर इलाकों में रोटी 20 रुपये और बाज़ इलाकों में 25 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। नान 25 की बजाय 35 रुपये तक पहुँच चुका है। नान भाई एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि उन्हें नई कीमतों पर रोटी और नान बेचने से रोका गया तो वो तंदूर बंद कर देंगे, यानी हड़ताल कर देंगे। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर दुगने दाम पर फ़रोख्त हो रहा है। हुकूमत ने एलपीजी की फ़ी किलो कीमत जो है वो 241 रुपये शायद मुकर्रर की थी, मगर ये 500 रुपये किलो तक सभी तजावज़ कर गई हुई है। कोई पूछने वाला नहीं, किसी से कोई पूछने वाला नहीं। पंजाब में मैनेजमेंट और गुड गवर्नेंस का शोर मचाने वाले भी बिल्कुल खामोश हैं, एक लफ्ज़ भी नहीं बता रहे क्यों ऐसा हो रहा है, कौन ऐसा कर रहा है, कौन नाकाम हो रहा है। हुकूमत का हर शोबा मुकम्मल तौर पे लगता है कोलैप्स कर गया। अच्छा नाज़रीन, सियासत की तरफ आ जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का कसूर में ख़िताब जो है वो सख्त नापसंद किया गया है, जिसके इजहार के लिए नून लीग समेत कुछ लोग मैदान में उतरे हैं या उतारा गया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे शोहदा की कुर्बानी की तौहीन करार दिया है। एक्स पर पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक इदारे को नहीं, हज़ारों शोहदा, गाजियों, बेवाओं और यतीमों के जज्बात को मजरूह किया है। जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को उनकी तनख्वाह से जोड़ना न सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि शोहदा और उनके ख़ानदानों की दिल आज़ारी भी है। कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी कीमती जान की कुर्बानी नहीं देता। आप इस कदर मोहब्बत और कुर्बानी की तौहीन नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान के बाद मौलाना के ख़िलाफ़ एक सोशल मीडिया पर बाकायदा एक कैंपेन सी लगता है शुरू हो गई है। इसके जवाब में JUI का सोशल मीडिया भी मैदान में उतर गया, जिसने ख्वाजा आसिफ के ताज़ा बयानात को जो है वो वीडियो क्लिप्स की शक्ल देकर दोबारा पोस्ट करना शुरू कर दिया है। ख्वाजा आसिफ की वो तकारीर जिसमें वो फ़ौज को हड्डियों का गूदा तक निचोड़ लेने के ताने दे रहे हैं पूरे जोशो खरोश में, जिनमें वो जंगें हारने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, जिनमें ख्वाजा साहब की तरफ से F-16 से बलूचिस्तान में बमबारी के बयानात हैं, वो सब कुछ फिर शेयर किया जा रहा है। यही नहीं, नवाज़ शरीफ की फ़ौज मुखालिफ तकारीर के टोटे भी दोबारा वायरल हैं। मरीम नवाज़ के ये जो दहशत गर्दी है वाले नारे जो हैं वो भी पोस्ट किए जा रहे हैं। यानी बज़ाहिर लड़ाई तो नून लीग और JUI के दरमियान है, मगर इसमें इल्ज़ामात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट पे लग रहे हैं। इससे तो ये शुबा भी पड़ता है कि कहीं ये सब कुछ नून लीग और JUI की मिलीभगत से तो नहीं हो रहा कि अपनी लड़ाई की आड़ में इस्टेब्लिशमेंट को रगेदा जाए। मेरे ख़्याल में जिस किसी ने इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में बयानियाँ बनाने के लिए ख्वाजा आसिफ का इंतखाब किया है, मेरा ख़्याल है कि उसे भी 21 तोपों की सलामी। इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। बहरहाल ख्वाजा आसिफ के बाद आज दिन भर वज़रा जो हैं वो TV स्क्रीन्स पे नमूदार होता रहे और मौलाना के ख़िलाफ़ दिल की भड़ास निकालते रहे। हैरानी हुई कि यह दिन भी देखना था। तारीख़ गवाह है कि मौलाना ने कभी गीली ज़मीन पर पाँव नहीं रखा। वो हमेशा निज़ाम के अंदर रहते हुए अपने जुस्से से ज़्यादा हिस्सा मांगते रहे। अगर अब वो ललकार रहे हैं और ये नूरा कुश्ती नहीं है तो फिर मामला बहुत ही गंभीर है। अच्छा नाज़रीन, मुसलसल झूठ बोलने और हर दावे में नाकामी के बाद अब हुक्मरानों के हाथ पैर जो है वो फूले हुए हैं कि इस सारी तबाही का मलबा किस पर डाला जाए।
कभी काबीना में नए चेहरे लाने की बातें हो रही हैं, कभी आलमी हालात को बुनियाद बनाकर अपनी नाकामियाँ छुपाने की कोशिश हो रही है। हुकूमत की इस हमाजोत नाकामी को देखते हुए अलीमा ख़ान ने जिस तहरीक का आगाज़ किया है तो तवक्को है कि वो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी हो जाएगी। बहनें जो किसी सियासी फ़ायदे और किसी ओहदे की उम्मीदवार नहीं हैं, इसलिए कारकुन भी उनकी जानिब बहुत बड़ी तादाद में मुतवज्जो हो रहे हैं। जब कारकुनों को ये यकीन होगा कि वो जिसके साथ सड़कों पर निकल रहे हैं वो उन्हें धोखा नहीं देगा, तो तहरीक की सूरत बहरहाल मुख्तलिफ होगी। यही वजह है कि अलीमा ख़ान को किसी मुकदमे में सज़ा सुनाई जाने की पेशगोइयाँ की जा रही हैं। मारूफ सहाफ़ी नजम सेठी ने तो केस का नाम लेकर तारीख़ भी दे दी है कि लॉन्ग मार्च केस में अलीमा ख़ान को अगले महीने 11 अगस्त को सज़ा सुना दी जाएगी। नजम सेठी की इस हैरानकुन पेशगोई पर कानून के तालिब इल्म भी हैरान है कि सज़ाओं के फ़ैसले कहाँ हो रहे हैं जिन्हें अदालतों में सिर्फ पढ़ कर सुनाया जाना है। अलीमा ख़ान के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह केस सुन रहे हैं। 11 अगस्त की आइंदा समाअत है। 2-3 समातें अभी इस केस में मज़ीद होनी है। जज साहब ने तो फ़ैसला अभी नहीं सुनाया क्योंकि ट्रायल ये भी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन नजम सेठी साहब ने पूरी कौम के सामने कबल अज़ वक्त जो है वो फ़ैसला बता दिया है। अपने नाज़रीन गुज़िश्ता वीलॉग में भी अर्ज़ किया था कि अलीमा ख़ान की गिरफ़्तारी से इस बार शायद काम नहीं चलेगा, इसकी भारी कीमत भी चुकाना पड़ सकती है। इस बार ये कीमत पीटीआई क़यादत केपी हुकूमत और अरकान असम्बली को अदा करना पड़ेगी। अलीमा ख़ान वाला परचम तो उनकी दूसरी बहन उठा लेंगी। आज नाज़रीन अडयाला के बाहर भी आपने देखा कि बहनों के मना करने के बावजूद कारकुनों की एक अच्छी खासी माकूल तादाद वहाँ पर मौजूद थी। अलीमा ख़ान साहिबा तो नहीं थी, अलबत्ता बाकी दोनों बहनें वहाँ थीं और हैरत अंगेज़ तौर पर बैरिस्टर गौहर वहाँ पहुँच गए और बड़ा जोशीला खिताब भी फरमा रहे थे। वो मीडिया से भी गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू गो के मीडिया से जो गुफ्तगू है वो बड़ी नफी तुली और मोहतात थी, जो उनके मिजाज की अक्कासी भी करती है। बहरहाल अब देखें, और वहाँ से अंदर से वही जवाब आया है जो हमेशा आया है, बल्कि जवाब आया ही नहीं, यही जवाब था कि जी आवाज़ आ रही थी नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। उनको जेल हुकाम की तरफ से यही पैगाम मिला दोनों बहनों को। अच्छा नाज़रीन, कौन जानता था कि ये हकीकत इतनी जल्दी पूरी कौम के सामने आ जाएगी कि काजी फ़ायज़ ईसा एक मकरूह अदालती किरदार था। अदलिया के सबसे बड़े मनसब पर फ़ायज़ ये काजी एक बैरूपिया था और बैरूपिया ही साबित हुआ, जिसके दौर में फ़ैसले कानून और आइन की बजाय ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर होते रहे। ये गलीज़ किरदार अदालत में फ़िरौन बनकर बैठा रहा, वकला की तौहीन करते थे और साइलिन को धमकियाँ देता था, मगर ओहदे से रुखसत होते ही तमाशा बन के रह गया। आज उसे वो भी निशाना बना रहे हैं जो कल तक उसके फ़ैसलों को मुक़द्दस करार देते थे। उसने मारगला में मुनाल रेस्टोरेंट को गिराने का फ़ैसला दिया था। इसी फ़ैसले पर काजी को नाज भी बहुत था, मगर आज उसके साथ बैठकर फ़ैसला देने वाले जजेज़ ने भी उस फ़ैसले को गैर आईनी करार दे दिया। मीडिया में काजी के मदाहीन ने भी उस पर संगबारी शुरू कर दी है। उन्हीं में से एक मोहतरम जनाब मुनीब फ़ारूक साहब हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में बहुत से बुत तराशे गए, काजी फ़ायज़ ईसा भी उनमें से एक थे। उनके दौर में दिए गए मुतअद्दिद फ़ैसले ऐसे दिए गए जो नहायत मुतनाज़ा गर्दाने जाएंगे। तारीख़ सब याद रखती है। यही नहीं बल्कि काजी फ़ायज़ को कुरून उला के मुनसिफ़ों से मिलाने वाले अल्लामा ताहिर अशरफ़ी ने तो बिल्कुल हद ही कर दी। अपने पुराने मोहसिन काजी के बारे में वो फरमाते हैं, पहले भी कहा था कि ये जज नहीं एक मनफी सोच का इंसान है। काजी फ़ायज़ को पता चल गया होगा कि कुर्सी की कितनी अहमियत है, और जब कोई कुर्सी पर होता है तो उसके ऐब भी हुनर लगते हैं, और नीचे से कुर्सी निकल जाए तो गले में हार डालने वाले सर में खाक डालने पर उतर आते हैं। वो जो कल तक काजी को असर हाज़िर का वली कहते थे और उसकी आमदन से ज़्यादा असासों का भी दिफा करते थे, अब उसी काजी को गलाजत का ढेर करार दे रहे हैं। काजी की कहानी में आज के मुनसिफ़ों के लिए भी पैगाम है कि एक दिन कुर्सी उनके पास भी नहीं रहेगी, तब उनके फ़ैसले भी उनके लिए डरावना ख्वाब बन जाएंगे। उनकी नस्लें भी उनसे अपने ताल्लुक़ पर शर्मिंदगी का इजहार करेंगी। ये सब कुछ वक्ती प्रोटोकॉल है, रुतबे और मरतबे सब कुछ मसनूई है, कुर्सी की देन है। जब तक कुर्सी, ये सब कुछ भी सलामत, कुर्सी खिसकी सब कुछ खिसका। अच्छा नाज़रीन, रज़ा डार केस मिट्टी पाव फार्मूले के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसका इजहार मैंने चंद रोज़ पहले कर दी, पिछले हफ्ते मैंने कर दिया था। इस केस को पुलिस जिस तरह डील कर रही है उसमें रज़ा डार की बाइज़्ज़त रिहाई ज़्यादा दूर नहीं है। जिन मुलज़िमों को गिरफ़्तार किया गया है वो इस पूरे मुकदमे में बेगुनाह है। साजिद और हसन खान का पूरे वकूए से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जबकि मुलज़िम सिकंदर का रेप से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पुलिस ने गिनती पूरी करने के लिए बेगुनाह लोगों को गिरफ़्तार किया है। गिरफ़्तार मुलज़िम साजिद की बीवी और भाई मंजर आम पर आ गए हैं। साजिद की बीवी का कहना यह है
कि उसका शौहर जो है वो स्वीपर है। पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ामात उस पर लगा दिए हैं। वो कहती है कि अमीरों को बचाने के लिए गरीबों को फंसाया जा रहा है। दूसरी तरफ दोनों मुतासरा लड़कियां मुल्क में मौजूद हैं और ना ही उनका वकील अदालत में पेश हुआ है। एक आध महीने के बाद खामोशी से रज़ादार को एटलीस्ट कहा जा रहा है कि इस केस से निकाल दिया जाएगा, बल्कि रज़ादार पर इल्ज़ामात लगाने वालों से माफ़ी का मुतालबा भी किया जा सकता है। अच्छा नाज़रीन, अमरीकी हमलों के बाद एक बार फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान फुल स्केल वॉर शुरू हो चुकी है। इस जंग के कई महाज हैं। एक तरफ आबना हरमुज़ में ईरान तेल के जहाज़ों को निशाना बना रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका 3 रोज़ से ईरान में हमले जारी रखे हुए हैं। काफ़ी अरसे बाद हूसियों ने भी सऊदी अरब पर हमले किए हैं, जिससे सऊदियों और हूसियों में भी जंग शुरू हो गई है। सऊदी अरब ने सना एयरपोर्ट पर हमले किए हैं, हूसियों ने सऊदी फ़ौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिज़ाइल दागे हैं। सऊदी अरब का कहना यह है कि ज़्यादातर मिज़ाइलों को फ़िज़ा में ही नाकारा बना दिया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप के बाद ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई का कहना है कि कोई शक नहीं कि मुआहदा इस्लामाबाद ख़त्म हो चुका है। इन हालात में तेल की कीमतें एक बार फिर $80 फ़ी बैरल से ऊपर चली गई हैं। जंग जारी रही तो कीमतें और भी बढ़ेंगी। साबिक़ सफारतकार डॉक्टर मलिया लोदी ने एक और ख़तरे की जानिब तवज्जो मबजूल कराई है। उनका कहना यह है कि इंतहाई मुस्तनद ज़राए से ये ख़बर आई है कि हिंदुस्तान अपनी सबमरीन्स पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तनसीब का काम कर रहा है, जिनकी तादाद 12 के करीब है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। नाज़रीन, इंडिया जंग की तैयारी कर रहा है। सीधी सीधी बात है, क्योंकि वो मार्का हक में शिकस्त को अभी तक नहीं भूला और अपने ज़ख़म चाट रहा है और मौके की तलाश में। नाज़रीन, आखिर में फरहाना अंबर के 2 बहुत खूबसूरत अशार। चेहरे उजले उजले हैं, चेहरे उजले उजले हैं, देखे मन के खोटे लोग। चेहरे उजले उजले हैं, देखे मन के खोटे लोग। मुझको बोना कहते हैं, मुझको बोना कहते हैं मेरे कद से छोटे लोग। मुझको बोना कहते हैं मेरे कद से छोटे लोग। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।